Hello everyone. Let us start with the next topic of CS2, which is Introduction to Intel x86 family. Okay. So previous sessions में हमने एक माइक्रो प्रोसेसर को बहुत डिटेल में पढ़ा है जिसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर 8085. ठीक है. सो ये 8085 को स्टडी करने के बाद अब हमको आगे उसके आगे के वर्जन्स करने हैं. ठीक है. दैट इज 8086. सो अगला वर्जन क्या है उसका? 8086. ओके. नाउ 8086 और 8085 में बेसिक अगर डिफरेंस आपको मैं बताऊं तो 8085 जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी. ओके. सो दिस इज 8-bit microprocessor and this is 16-bit microprocessor. ओके. आगे डिटेल में देखेंगे हम. एक बार मैं बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ टॉपिक को कि 8085 हमने स्टडी किया था कि इट इज 8-bit माइक्रोप्रोसेसर. स्टूडेंट्स, 8-bit माइक्रोप्रोसेसर का मतलब आपको याद है दैट द ALU साइज इज 8-bit. अंदर जो ALU होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, उसका साइज 8-bit का है. मींस इट कैन परफॉर्म 8-bit ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली. इंटरनल डेटा बस इज ऑफ 8-bit. इंटरनल रजिस्टर साइज भी 8-bit का होता है. मतलब पूरा प्रोसेसर ही 8-bit डेटा प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है. अब उसका अगला वर्जन है 8086. अब ये है 16-bit का माइक्रो प्रोसेसर. मतलब इससे डबल कैपेसिटी हो गया इसका प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू. ये से एट अ टाइम खाली 8-bit का डेटा प्रोसेस कर सकता है, लेकिन ये उससे डबल 16-bit का डेटा प्रोसेस कर सकता है. मतलब दो 16-bit के नंबर्स को ये 8086 आसानी से ऐड कर सकता है. कुछ एग्जांपल दूं तो सपोज मैंने लिखा 1010 1100 प्लस 1010 0011. इसका जो एडिशन है वो 8085 कर सकता है एक साइकिल में. एट अ टाइम दो 8-bit के डेटा को 8085 ऐड कर सकता है. लेकिन 8086 ये 8-bit है ना बेटा, 16-bit के डेटा को ऐड कर सकता है. ओके. कुछ एग्जांपल 1111 0101 0111. ठीक है. ये एक डेटा ले लिया मैंने. इसको हमने देखो ये 16-bit का नंबर को और एक 16-bit के नंबर के साथ एक ही साइकिल में ऐड कर सकता है. कौन बेटा? 8086. तो हमको अभी ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर की फैमिली को डिस्कस करना है. फैमिली मतलब क्या कि इसके आगे के भी वर्जन्स है, जैसे 80286 80386 80486. ठीक है. तो आपको अभी मन में डाउट आएगा, सर 8085 को तो हमने इतने डिटेल में किया था, आर्किटेक्चर किया है, फिर उसके बाद में उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है, रजिस्टर्स है, सबको डिटेल में पढ़ा है. उसके बाद में उसके प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन सेट भी किए हुए हैं. तो 8086 को भी इतने डिटेल में करना है क्या? नहीं. ठीक है. तो हमको खाली 8086 और उसके वर्जन्स, जो वर्जन्स है इसके अलग अलग, उनके फीचर्स तक ही हमको स्टडी करना है ये चैप्टर में. सो इट इज नॉट अ डिटेल्ड टॉपिक, एकदम ह्यूज टॉपिक नहीं है. बस हमको कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है हमारे लिए. ठीक है. सो डोंट वरी, इट इज अ स्मॉल टॉपिक एंड काफी आसान टॉपिक लगेगा आपको ये. ओके. क्योंकि एक बार 8085 हो गया तो 8086 करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है. ओके. तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया. तो ये जो टॉपिक है इसमें हम करने वाले हैं 8086. उसके लिए लिखा है x86. x86 का मतलब क्या होता है? 86 से एंड होने वाले सभी माइक्रो प्रोसेसर का हम लोग को स्टडी इस टॉपिक में करना है. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो प्रोसेसर है 8086 बेसिक वर्जन 8086 के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसके फीचर्स के बारे में. ठीक है. तो जैसे मैंने बोला कि 8086 क्या है, इट इज अ 16-bit माइक्रो प्रोसेसर. ओके. सो 16-bit माइक्रो प्रोसेसर प्रोड्यूस्ड बाय इंटेल. कौन से साल में बेटा? 1978. इस साल में इंटेल कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया था.
It was designed to be used as CPU, Central Processing Unit, in microcomputer systems. ओके, तो CPU जैसे हम लोग इसको यूज कर सकते थे. इट्स ALU इंटरनल रजिस्टर कैन वर्क विद 8-bit बाइनरी एट अ टाइम. ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि उसका ALU इंटरनल रजिस्टर और इंटरनल डेटा बस भी 16-bit सपोर्ट करता था. ओके, अब रही बात एड्रेस बस एंड डेटा बस की, तो डेटा बस 16-bit का ही है क्योंकि प्रोसेसर 16-bit का है, उसके लिए डेटा बस यहाँ पे 16-bit का ही रखा है. ठीक है, सो 8086 16-bit का डेटा बस है एंड 20 बिट्स का एड्रेस बस है. अब 20 बिट का एड्रेस बस होने के वजह से ये कितना मेमोरी हम इसको लगा सकते, कनेक्ट कर सकते हैं, या कितना मेमोरी ये एक्सेस कर सकता है, कितने मेमोरी लोकेशंस, ये हमने बहुत ही बेसिक, जब हमने स्टार्ट किया था माइक्रो प्रोसेसर, उसमें हमने स्टडी किया था कि एड्रेस बस के मदद से हम लोग ये समझ सकते हैं कि उसमें कितना मेमोरी कनेक्ट किया जा सकता है. तो 20 बिट का एड्रेस बस है, तो जस्ट रिकलेक्ट, हम लोग ने उसको 2:20 करना है. यस, अब 2:20 को क्या किया है, स्प्लिट किया दो पार्ट में, 2:10 इंटू 2:10. एंड अगर आपको याद रहेगा, सो 2:10 होता है 1024, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ कंसिडर करते हैं. तो ये 2:10 को 10⁻³ एंड दिस 2:10 ऑल्सो 10⁻³, तो टोटल हो गया ये 10⁻6. अब 10⁻6 मतलब मेगा होता है. यस, तो 1 MB मेमोरी, हम इसके साथ 1 मेगाबाइट मेमोरी कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज दिस प्रोसेसर सपोर्ट्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये एक बड़ा फीचर है इसका. ठीक है, इसके पहले जो प्रोसेसर था 8085, उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सपोर्ट नहीं करता था. लेकिन ये जो माइक्रो प्रोसेसर है 8086, उसमें 8085 के तो सब फीचर है ही. एडिशनल क्या है, एडिशनल ये है कि वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कर सकता है. ओके, नेक्स्ट इज 80186. अब इसके बाद का जो आया 80186 इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ 8086. इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 80186 इज सुपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086. अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये सब ऑलमोस्ट सभी प्रोसेसर में लिखा रहेगा. तो बेटा ऑब्वियस है कि 8086 में सपोज n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है, तो इसके अगला वर्जन 80186 ये पिछले को तो सपोर्ट करेगा ही, प्लस उसका कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस होंगे. सपोज कि इसके अंदर 100 इंस्ट्रक्शन है, तो वो 100, ये अगला वर्जन हो वो 100 को तो सपोर्ट करेगा ही, और एक 10-20 एक्स्ट्रा उसके पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं. उसके लिए हर बार ऐसा लिखा रहता है, इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 80186 इज अ सुपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086. इसका मीनिंग ये है कि 8086 के जितने भी प्रोग्राम्स है वो 80186 में आराम से चलेंगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ 8086. नेक्स्ट इज इसका अगला वर्जन 80286. ठीक है, अब 80286 में ऐसा क्या था, ये भी 16 बिट का ही था एंड 1982 में इंट्रोड्यूस हुआ. आफ्टर दैट इसमें एडिशनल एक फीचर था विच वाज मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग. आपको सबको मालूम है मल्टीटास्किंग क्या होता है, एक ही साथ अगर बहुत सारे प्रोसेसेस हम साथ में रन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम मल्टीटास्किंग. ठीक है, जैसे कि आज आप जब कोई कंप्यूटर यूज करते हो तो गूगल क्रोम, आप PDF साथ में ओपन कर सकते हो, वर्ड फाइल ओपन कर सकते हो, ये सब चीजों को एक साथ आप यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग. मल्टी यूजर मतलब क्या, मोर देन वन यूजर कोई भी प्रोसेसर को यूज कर सकता है. ठीक है, सो ये जो फीचर है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया. द एडवांस वर्जन ऑफ 8086 is specially designed to be used as a CPU, Central Processing Unit, in multi-user multitasking operating system. अब यहाँ पे देखो डेटा बस आप देख रहे हो तो ये भी 16 बिट का ही है, क्योंकि ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जिसकी वजह से इसका भी जो डेटा बस है वो 16 बिट का ही है. लेकिन एड्रेस बस आप देखोगे तो 24 बिट का हो गया. पिछला वाला एड्रेस बस 20 बिट का था, ये 24 का हो गया. तो मेमोरी ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं हम इसके साथ. कितनी कनेक्ट कर सकते हैं, 2:24. ठीक है, सो 2:24 को स्प्लिट किया तीन पार्ट में, 2:4 इंटू 2:10 इंटू 2:10.
ठीक है। अब 2 4 16 होता है स्टूडेंट्स, 2 10 10 3 एंड 2 10 अगेन 10 3। तो ये 10 6 हो गया, जिससे इसको बोलेंगे हम 16 MB। तो 16 MB मेमोरी लोकेशन या 16 MB का मेमोरी ये इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। अब उसके 2 साल बाद 1984 में IBM करके कंपनी है, आपने सुना रहेगा, इंट्रोड्यूस ए PCAT। PCA इज फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स, AT स्टैंड्स फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो वर्जन ऑफ इट्स पीसी यूजिंग 80286, मतलब ये 80286 को एक्चुअली IBM ने अपने कंप्यूटर्स में यूज किया था। ओके, अब 80286 में दो मोड है, एक है रियल एंड दूसरा है प्रोटेक्टेड। रियल ऑपरेटिंग मोड है एंड दूसरा मोड है प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग मोड, ठीक है। इन रियल ऑपरेटिंग मोड इट कैन एड्रेस ओनली 1 MB ऑफ मेमोरी। तो टोटल मेमोरी कितना है अपने पास में, 16 MB है। तो 16 MB में से रियल मोड में 1 MB ही यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड मोड में पूरा 16 MB मेमोरी को यूज किया जा सकता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। टोटल मेमोरी 16 MB का था, तो 16 MB में से रियल मोड में 1 MB वी कैन यूज एंड रिमेन, अगर पूरा 16 MB यूज करना है तो हमको प्रोटेक्टेड मोड में ऑपरेशन करना रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज द प्रोग्राम रिटर्न फॉर 8086 कैन रन इन 80286 बट इट शुड रन इन रियल एड्रेसिंग मोड। तो आपको समझा ऐसा क्यों, क्योंकि 8086 अगर आप देखोगे तो वो 1 MB ही सपोर्ट करता है। ओके, जैसे हम लोग पीछे आके देखेंगे यहाँ पे, तो 8086 खाली 1 MB मेमोरी सपोर्ट करता है, ठीक है। सो अगर हमको वही प्रोग्राम्स जो हमने 8086 के लिए लिखे थे उसको अगर 80286 में चलाना है, तो इसके रियल मोड में आप देखोगे 1 MB सपोर्ट करता है रियल मोड में। तो उसके लिए बोला है कि अगर कोई भी प्रोग्राम 8086 में लिखा है उसको हमको 80286 में चलाना है, तो कौन से मोड में हम उसको यूज करेंगे, इन द रियल मोड। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया ये 80286। तो ये सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है। ओके, कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ 80286, या फिर 4 मार्क्स के लिए 3-4 प्रोसेसर्स के बारे में पूछ लेंगे वो। ओके, सो 4 to 5 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 80386। अब देखो 80386 सीधा 32 बिट का हो गया, क्या बात है। 80386 अभी तक 16 बिट का प्रोसेसर चल रहा था, ये हो गया भाई साहब 32 बिट। अच्छा, आज जो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं ना हम, वो 64 बिट का है बेटा। यस, तो अब ज्यादा दूर नहीं है हम लोग 32 बिट से, आज हम लोग 64 बिट पे आ गए हैं। तो 32 बिट कौन से साल में आया, 1985 में आ गया था 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। ओके, अब 80386, अब देखो उसके लिए बोलते ना कि 8085 आया तो उसके आगे के प्रोसेसर खाली थोड़ा बहुत चेंजेस ही है उसके अंदर, उसका डेटा बस बढ़ जाएगा, एड्रेस बस बढ़ जाएगा, फीचर्स थोड़े एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है ना ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। सो 80386 इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ 80286। इट इज मोर हाईली पाइपलाइंड। अब यहाँ पे टर्म आ गया बेटा, पाइपलाइनिंग या पाइपलाइंड। तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पाइपलाइनिंग का मीनिंग समझा देता हूं। वैसे आपको ये सिलेबस में नहीं है, एक वर्ड है। सो व्हाट इज पाइपलाइनिंग, ठीक है। सो हमको मालूम है कि 8085, यस 8085 माइक्रो प्रोसेसर कोई भी इंस्ट्रक्शन को अगर एग्जीक्यूट करना है तो 3 स्टेप में होता है। ओके, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। ये आपको एकदम पहला लाइन है अपने सिलेबस का, दैट माइक्रोप्रोसेसर इज एन आईसी व्हिच परफॉर्म्स 3 बेसिक ऑपरेशन, फेच द इंस्ट्रक्शन, डिकोड इट एंड एग्जीक्यूट इट, ठीक है। सो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट आप सबको मालूम होगा। तो 8085 क्या करता है स्टूडेंट्स, पहले वाले इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, उसके बाद डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया। नेक्स्ट फिर से फेच करेगा, डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ऐसा लीनियरली करता है, ठीक है। बट 8086 ऐसा नहीं करता।
8086 क्या करता है, मैं इसको टाइमलाइन के हिसाब से बताऊंगा तो शायद बेटर समझ में आएगा। लेट मी ड्रॉ इट लाइक अ टाइमलाइन जैसा, ठीक है। तो सपोज दिस इज टाइम, ओके। सो 8086 क्या करेगा, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, ओके, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट, ऐसा कर दिया। उसके बाद में सेकेंड इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, सेकेंड इंस्ट्रक्शन का इधर लिख रहा हूं मैं, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। थर्ड इंस्ट्रक्शन को फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। सपोज हर एक को एक एक सेकेंड लग रहा है, एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, 1 सेकेंड फेच के लिए, 1 सेकेंड डिकोड के लिए, 1 सेकेंड एग्जीक्यूट के लिए। तो टोटल टाइम यहां आते आते 9 सेकेंड लग जाएगा। यस, 3 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टूडेंट्स 9 सेकेंड लग गया। अब 8086 में क्या होता है, पाइपलाइनिंग होता है, पाइपलाइनिंग होता है। 8086 का फीचर ही है कि इट सपोर्ट्स पाइपलाइनिंग, ठीक है। तो पाइपलाइनिंग का एडवांटेज क्या होता है स्टूडेंट्स, यस, कि जैसे ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ये फेच हुआ, डिकोड हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, ओके। बट जब ये डिकोड हो रहा है ना, उस वक्त पे ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच हो जाएगा। देखो ये ऐसा चलता है, ये फेच हो गया, नेक्स्ट वाला जब ये डिकोड हो रहा है तब अगले वाले को फेच कर भी लिया हम लोगों ने, ओके। फिर थर्ड इंस्ट्रक्शन, थर्ड इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, यस, वो इधर फेच हो जाएगा, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। तो अगर आप देखोगे टाइमलाइन में, तो तीसरा इंस्ट्रक्शन कहां पे एग्जीक्यूट हो गया, सी दिस, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, ये चौथा, ये पांचवा, फिफ्थ सेकेंड में क्या हो गया, अपना 3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं हर बार एक एग्जांपल लेता हूं कि हम लोग बुफे में जाते देखो खाना खाने के लिए, यस। तो माइक्रो प्रोसेसर सपोज 3 डिश है, ओके, दाल, राइस और रोटी, ठीक है, 3 ही रखा है, ओके। तो दाल, राइस, रोटी, 3 डिश है। अब 8085 क्या करता है, एक एक करके आदमी को छोड़ता है। पहला आदमी को छोड़ेगा, उसने दाल, राइस, यस, और रोटी लेके निकल गया। अब उसके निकलने के बाद दूसरे वाले को भेजेगा वो। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, यस। एट अ टाइम एक ही बंदे को वो अलाउ करता है, कौन, 8085। इसको बोलते हैं नॉन पाइपलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। टाइम ज्यादा लगेगा। और 8086 क्या करता है कि पहला सपोज पर्सन आया, उसने फर्स्ट डिश ले लिया, जब वो सेकंड डिश पे गया तब अगला वाला फर्स्ट डिश ले रहा है, ठीक है। जब वो तीसरा कुछ रोटी ले रहा है फॉर एग्जांपल, तब ये इसके पीछे पीछे से नेक्स्ट पर्सन आते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली टाइम क्या होगा बेटा, बचेगा इसके अंदर। इसको बोलते हैं हम पाइपलाइनिंग, ओके। अब इसको डिफाइन करना है तो ऐसा डिफाइन करते हैं, दैट फेचिंग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन while executing current instruction, ओके। सो पाइपलाइनिंग को कैसे डिफाइन किया जाता है, व्हाट इज पाइपलाइनिंग, फेचिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द करंट इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी वक्त पे अगले वाले इंस्ट्रक्शन को अगर फेच कर लिया, इसको बोलते हैं पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग से काफी हद तक टाइम बचता है, ठीक है। अब यही कंसेप्ट किधर आता है, यहाँ पे 80386 में। ये जो पाइपलाइनिंग है, इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं, जिससे प्रोसेसर का टाइम बचता है या उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, आपके वर्ड बुक में खाली एक वर्ड है, मैंने वर्ड का मीनिंग समझाने के लिए सब बताया, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 80386 इज अ सुपर सेट ऑफ 8086 फैमिली। ये तो सब में आप चिपका सकते हो, क्योंकि उसका अगला वर्जन उसके प्रीवियस सभी वर्जन्स को का इंस्ट्रक्शन सेट को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब देखो ये 32 बिट का प्रोसेसर है, तो इसका डेटा बस भी 32 बिट का बन गया। एंड साथ ही में एड्रेस बस देखो, अभी 32 सीधा 24 से सीधा 32 बिट का एड्रेस बस है, तो अच्छा खासा मेमोरी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं हम। तो देखते कितना मेमोरी कनेक्ट कर सकते हैं। 2:32 को ब्रेक करते हैं स्टूडेंट्स, कैसे ब्रेक किया, 2 स्क्वायर
और फिर 2 raised to 10, ओके, 10, 20, 30 और 2 is 32, राइट। अब 2 स्क्वायर 4 हो गया एंड 2 raised to 10 हम सबको मालूम है 10 raised to 3 होता है। अब ये तीनों को मिला के 10 raised to 9, 10 raised to 9 गीगा होता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में कि 10 raised to 9 गीगा होता है, 10 raised to 12 टेराबाइट होता है, ठीक है। सो ये 4 GB मेमोरी हम कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। 80386 मेमोरी मैनेजमेंट अलाउज इट टू एड्रेस अप टू 64 TB, मतलब एक्चुअली इसमें 64 TB तक का भी कनेक्शन किया जा सकता है, ओके, ऐसा उसका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। एंड खाली एक बेसिक आप लिख सकते हैं कि ये 2 मोड में ऑपरेट होता है, पेज्ड मोड एंड नॉन पेज्ड मोड। डिटेल्स की इतनी जरूरत नहीं है, ओके। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं सब पे, ओके। नेक्स्ट इज 80486, ओके। 80486 माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं अभी। ये भी 32 बिट का था, 1989 में आया, ठीक है। इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही मेमोरी का कंटेंट्स है, 32 बिट का डेटा बस, 32 बिट का एड्रेस बस, ठीक है। नेक्स्ट इज 80486 इज basically a large integrated circuit या integral circuit which contains fast inbuilt math coprocessor। तो ये इसका स्पेशलिटी है, इसके पास मैथ कोप्रोसेसर है। अब मैथ कोप्रोसेसर क्या कर सकता है, ये एडिशनली ना स्क्वायर रूट, ओके, या फिर ऐसा x⁵5, ये कैलकुलेशंस बहुत अच्छा कर सकता है मैथ कोप्रोसेसर। नाउ व्हाट इज अ कोप्रोसेसर? तो प्रोसेसर के साथ एक एक्स्ट्रा कोप्रोसेसर कनेक्टेड रहेगा या उसके अंदर भी रहता है कभी कभी, जिससे क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस वो कोप्रोसेसर को दे देता है। तो सपोज मैं माइक्रो प्रोसेसर हूं और मेरे साथ में एक मेरा फ्रेंड है जिसका नाम है मैथ कोप्रोसेसर। अब वो क्या करेगा, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन है वो इसको दे देगा, खुद उसमें उलझेगा नहीं। तो उससे क्या होगा कि ज्यादा हम लोग फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके पास में क्या था, एक मैथ कोप्रोसेसर था, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट था, ठीक है, एंड एन 8 बिट सैश मेमोरी। नाउ सैश मेमोरी क्या होता है, तो सैश मेमोरी में क्या होता है स्टूडेंट्स की जो भी चीजें, कोई जो भी हमको इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली यूज रहता है, ओके, वो सैश मेमोरी में स्टोर रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में कोई तो 4-5 ऐसे फाइल्स है जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, तो प्रोसेसर क्या करता है, उसको उसके कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स जो बार बार आप यूज करते हो, फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, उसको वो सैश मेमोरी में रख देता है, सो दैट जब भी आप नेक्स्ट टाइम उसको यूज करने को जाओगे तो क्विकली ओपन हो जाएगा, ओके। So this is about the SAS memory, and 80486 achieves its high speed operation from its fast clock speed internal pipeline architecture। तो इधर भी पाइपलाइनिंग है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि 80486 जो है उसमें स्पीड बढ़ जाता है, ओके। नेक्स्ट इज पेंटियम और 80586। अब यहाँ पे आ गया 1993 में 64 बिट का पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे टाइम पे हमारे स्कूल्स में, मतलब मैं 2001 की बात कर रहा हूँ, 2001 से 2005 ये रेंज में पेंटियम बहुत फेमस था, ठीक है। मतलब एक्चुअली कंप्यूटर्स में पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर होता था, ठीक है। सो पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर वो 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था एंड इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1993। इट हैज 64 बिट डेटा बस एंड 32 बिट एड्रेस बस। मतलब आप सिंपल ऐसा रख सकते हो कि मैंने ये पेंटियम यूज किया हुआ है एक्चुअली, ठीक है। इसके पहले के माइक्रो प्रोसेसर तो मैंने भी यूज नहीं किए, लेकिन पेंटियम मैंने एक्चुअली यूज किया हुआ है, ठीक है। सो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट माइक्रो प्रोसेसर। बहुत सालों तक, कम से कम 2 डेकेड, 20 साल तक तो ये आराम से पेंटियम यूज किया लोगों ने, ओके। So it has 64 bit data bus and 32 bit address bus। एड्रेस बस वही रखा है, 32 बिट का ही एड्रेस बस है, ओके। द यूज ऑफ सुपर स्केलर
आर्किटेक्चर इनकॉर्पोरेट्स डुअल पाइपलाइन प्रोसेसर। डुअल पाइपलाइन मतलब जो हमने पाइपलाइनिंग किया था वो अभी दो पाइपलाइन ऐसा एक साथ चल सकता है, which lets the Pentium processor more than one instruction per clock cycle। मतलब एक क्लॉक साइकिल में बाकी के सब प्रोसेसर एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये एक से ज्यादा एग्जीक्यूट कर सकता है। ओके, द एडिशन बोथ ऑफ डेटा एंड कोड सैश। ठीक है, तो इसमें डेटा सैश भी है एंड कोड सैश भी है, मतलब दो अलग सैश मेमोरीज है, एक डेटा के लिए एंड दूसरा कोड या प्रोग्राम स्टोर करने के लिए। मतलब इसमें आपको सबको मालूम है भी प्रोग्राम क्या होता है और डेटा क्या होता है। मैंने पहले भी एक बार एग्जांपल दिया था। आपके मोबाइल के अंदर जो भी एप्स होते हैं उनको हम कोड बोलते हैं या प्रोग्राम बोलते हैं, वो इधर स्टोर रहेंगे। और जो भी फाइल्स होते हैं जैसे इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गया, वो सबको डेटास बोलते हैं, तो वो डेटा यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो जो हाई स्पीड मेमोरी था ना सैश, वो दोनों का अलग अलग था, डेटा सैश अलग था और कोड सैश अलग था, जिससे स्पीड बहुत बढ़ जाता है प्रोसेसर का। A new advanced computing technology used in Pentium is called as branch prediction। क्या बोला इसमें? ब्रांच प्रेडिक्शन करके एक कंसेप्ट आ गया था। The Pentium makes an educated guess where the next instruction following a conditional instruction will be। तो इसका मीनिंग मैं समझाता हूं, तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन? ठीक है, तो आप सबने फॉर लूप तो पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, फॉर लूप हम सबने किया हुआ है। ओके, सो व्हाट इज अ फॉर लूप? मैं उसका फ्लो चार्ट बता रहा हूं। ठीक है, तो सपोज दैट हम लोग को 1 से लेके 5 तक प्रिंट करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, ऐसा कुछ फ्लो चार्ट होता था। देखो, इज आई लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, यस रहेगा तो प्रिंट आई, फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और हम लोग यहाँ पे पीछे आ जाते थे। नो रहेगा तो सपोज एग्जिट या स्टॉप। मैं शॉर्ट में बना रहा हूं। ठीक है, सो इसको बोलते हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या कि इसके बाद या तो ये एग्जीक्यूट होएगा या तो ये। अब वो कौन सा, वो कैसे डिसाइड होएगा? ये कंडीशन पे डिसाइड होएगा। ठीक है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करता था कि ये थोड़ा सेंस पहले से कर लेता था कि अरे ये 5 तक जाने ही वाला है वैसे भी ये। ठीक है, तो ये ब्रांच प्रेडिक्शन मतलब इधर जाना है कि इधर जाना है, वो प्रेडिक्शन बहुत अच्छे तरीके से कर लेता था। ठीक है, तो उसके वजह से कैसा होता था कि उसको मालूम है कि बार बार हम लोग को एक ही चीज एग्जीक्यूट करनी है, कुछ टाइम बाद में वो स्टॉप होने वाला है। इसको बोलते हैं ब्रांच प्रेडिक्शन। ठीक है, इसी चीज को मैं प्रोसेसर के में कैसे वर्क होता है जरा मैं ट्राई करता हूं आपको समझाने के लिए। तो ध्यान से देखना कि सपोज दैट मैं असेंबली लैंग्वेज लिख रहा हूं। ओके, कुछ कोड्स लिख रहा हूं, मूव ए कॉमा बी। ओके, देन यहाँ पे एक जंप करके इंस्ट्रक्शन होता है, यही चीज को करने के लिए। जंप इफ नॉट 0 टू अगेन। ओके, और सपोज अगेन इधर दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ दूसरे इंस्ट्रक्शन हैं, से ऐड बी, एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सी। ये सब क्या है एक बार आपको नहीं समझेगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरे को खाली ये समझाना है आपको कि ये ब्रांचिंग कैसे होता है। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। जैसे इधर ये इज आई लेस देन इक्वल टू 5 है, इसको कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, चेक करता है यस या नो आंसर आएगा। वैसे इसका यस या नो आंसर आएगा। ठीक है, अगर यस होगा तो जंप करेगा। ठीक है, ये अगर नो होगा तो जंप नहीं करेगा, जे मीन्स जंप। ठीक है, तो अगर वो जंप करना है कि नहीं उसका प्रेडिक्शन पहले ही कर लेता था माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, सो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रांच प्रेडिक्शन। ओके,
तो देखो, अ न्यू एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यूज्ड इन पेंटियम is called as branch prediction. The Pentium makes an educated guess where the next instruction following a conditional instruction. Conditional instruction अभी समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे लिखा था is I greater than, is I less than equal to 5, उसको बोलते conditional statements. तो conditional instruction जब भी रहेगा तो ये एक अच्छा खासा guess कर लेता था, ठीक है? Next is the Pentium has 64 bit data bus. 64 bit होने की वजह से 32 बिट के मुकाबले तो डबल स्पीड होएगा इसका. दिस मीन्स दैट इट कैन परफॉर्म डेटा ट्रांसफर विद एन एक्सटर्नल डिवाइस ट्वाइस एज फास्ट एज प्रोसेसर विद अ 32 बिट एड्रेस बस. तो 32 बिट के मुकाबले डबल स्पीड से वो 64 बिट प्रोसेसर काम करता था, ठीक है? सो दीज आर द फीचर. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है. ओके, सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8086. तो सबसे पहले चीज तो अभी आपको 8085 का बड़ा वाला आर्किटेक्चर तो याद रहेगा, तो वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. बट 8086 का ब्लॉक डायग्राम एज सच आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? 8086 का ब्लॉक डायग्राम आपके बुक्स में दिया है बट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. बट मेरे को आगे का कंसेप्ट समझाने के लिए ना आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना पड़ेगा इसका. तो स्टूडेंट्स, इसमें यहां पे आप थोड़ा ध्यान देना, ये पार्ट. तो AHAL, BHBL, CHCL, DHDL, ठीक है? ये अपने जनरल पर्पस रजिस्टर्स है. दीज आर द जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ठीक है? तो इधर देखो, ये पहला है AH एंड AL, ऐसा लिखा हुआ है. तो स्टूडेंट्स, ये 8 बिट का होता है, ये 8 बिट का होता है, और इन दोनों को मिला के AX बोला जाता है. रजिस्टर पेयर जैसे हम लोग बोलते थे, याद है? तो ये अपना ALU ही है, ये जो उधर, सॉरी, A रजिस्टर. 8085 में A रजिस्टर था ना, उसके जगह पे यहाँ पे AX रजिस्टर है. टोटल ये 8086 ही 16 बिट का है. ये 16 बिट के वजह से क्या होगा कि ये 8-8 बिट के रहेंगे, कंबाइन होके ये 16 बिट दे रहे हैं अपने को, ठीक है? सो AH AL 8-8 बिट का कंबाइन करके हम उसमें 16 बिट डेटा भर सकते हैं. वैसे BHBL 8-8 बिट का है, कंबाइन करके BX 16 बिट भर सकते हैं. वैसे ही CX एंड DX हो जाएगा. अब नेक्स्ट है यहाँ पे SP स्टैक पॉइंटर, वो उधर भी था. अब यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 है, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, ठीक है? तो BP इसका मतलब होता है बेस पॉइंटर, और SP मतलब स्टैक पॉइंटर, ठीक है? डिटेल्स बिल्कुल भी नहीं तुम्हारे बुक में, लेकिन मैं थोड़ा बहुत डिटेल आपको बताऊंगा, ठीक है? तो जैसे ये स्टैक था, जरा याद करो आप. स्टैक, इट इज अ स्पेशल मेमोरी विच इट ऑपरेट्स इन लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट मैनर. तो जो स्टैक पॉइंटर है ना स्टूडेंट, वो हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है. ये भरा हुआ स्टैक है, तो स्टैक पॉइंटर ऑलवेज पॉइंट द टॉप ऑफ द स्टैक. तो ये तो भाई इधर अटका हुआ रहेगा, लेकिन अगर मेरे को नीचे का कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है, यूज करना है, तो कैसे यूज करूंगा? विद द हेल्प ऑफ बेस पॉइंटर. तो अभी आपको समझ में आ गया, बेस पॉइंटर की मदद से आप नीचे के कोई भी वैल्यू को यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और टॉप वैल्यू चाहिए रहेगा तो स्टैक पॉइंटर की मदद से होगा. तो ये दो चीज आपको समझ में आ गई. सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, SI एंड DI. तो एक कंसेप्ट होता है ब्लॉक ट्रांसफर का. मतलब ऐसे बहुत सारे डेटा रहते हैं जिसको हमको ट्रांसफर करना है, ऐसा ब्लॉक ट्रांसफर बोलते हैं इसको. तो ये इसको सोर्स इंडेक्स बोलेंगे, इसको डेस्टिनेशन इंडेक्स बोलेंगे. मतलब बेसिकली इसमें एक एड्रेस होगा कि सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस. हम किसी को लेटर देते हैं तो उस पे लिखते हैं ना कि फ्रॉम एंड टू, राइट? तो वही चीज है. सोर्स इंडेक्स मतलब जहां से डेटा ट्रांसफर होगा, और डेस्टिनेशन इंडेक्स जहां पे डेटा जाके सेटल होगा. ओके, वो है ये SI एंड DI, सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स. ओके, अब यहाँ पे क्या है? ये ALU है बेटा. देन ये फ्लैग रजिस्टर यहाँ पे है, देखो फ्लैग रजिस्टर, ऑपरेंड, ये टेम्पररी रजिस्टर के जैसे काम करता है. ये ALU एड्रेस, ये अरिथमेटिक
एंड लॉजिकल यूनिट, ये अपना कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। एंड ये एक 6 बाइट प्रीफेच क्यू बोलते हैं इसको, 6 बाइट क्यू, मतलब 6 बाइट्स मेमोरी से ना पहले से एडवांस में लाके रख दिया जाता है ताकि वेटिंग पीरियड ना हो, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट ये क्या है, ये ES, CS, SS, DS एंड IP, ठीक है। सो ES का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेगमेंट, ये सब मेमोरी है बेटा, मेमोरी रजिस्टर बोलते हैं इनको, ठीक है। तो क्या क्या है यहाँ पे देखो, ES, DS, CS एंड अपना इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड SS ऑल्सो, स्टैक सेगमेंट एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। पहले बात इसको इजीली खत्म कर देते हैं। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज नथिंग बट अपना प्रोग्राम काउंटर ऑफ 8085, जो प्रोग्राम काउंटर काम कर रहा था ना, 8085 का जो प्रोग्राम काउंटर था उसके जगह पे नाम आ गया इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ठीक है। अब ये है एक्स्ट्रा सेगमेंट और ये है डेटा सेगमेंट। बेसिकली ये दोनों डेटा स्टोर करने के काम में आते हैं, ठीक है। ये कोड सेगमेंट, ये कोड सेगमेंट कोड स्टोर करने के काम में आता है। एंड स्टैक तो आपको मालूम है, ये स्टैक सेगमेंट है, ओके, यस। सो दीज ऑल आर कॉल्ड एज सेगमेंट रजिस्टर्स। तो वही चीज इधर लिखी हुई है, ES, CS, SS, DS एंड IP। आपको इसमें से खाली फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। ES का फुल फॉर्म एक्स्ट्रा सेगमेंट, SS का फुल फॉर्म स्टैक सेगमेंट, बस। बाकी ये डायग्राम कुछ बनाना एग्जाम में नहीं है, इसका थ्योरी भी लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आता है प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 16 बिट वर्जन ऑफ x86 फैमिली, ओके। तो ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना होगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग मॉडल, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग मॉडल? प्रोग्रामिंग मॉडल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि कौन से रजिस्टर्स हम लोग प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग पहले सीख रहे थे, देखो मूव A, B, करेक्ट। तो A और B को यूज कर सकते हैं ना, तो वो प्रोग्रामिंग मॉडल में आएगा। लेकिन क्या हम लोग टेम्पररी रजिस्टर को यूज कर सकते हैं क्या? नहीं यूज कर सकते। क्या हम लोग वो WZ रजिस्टर्स को यूज कर सकते हैं क्या? नहीं यूज कर सकते। तो जो जो रजिस्टर्स को यूज किया जा सकता है उनको बोलते हैं प्रोग्रामिंग मॉडल, और वो सब वो प्रोग्रामिंग मॉडल में आ जाते हैं। और जो रजिस्टर्स को यूज नहीं कर सकते वो प्रोग्रामिंग मॉडल के बाहर। अभी समझ में आया? तो टॉपिक का नाम क्या चल रहा है स्टूडेंट्स? प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 16 बिट वर्जन ऑफ x86 फैमिली, ठीक है। तो कौन से रजिस्टर्स हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, वो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो देखो अभी आपको थोड़ा सा फेमिलियर लगेगा। ALAH, L फॉर लो, H फॉर हाई, ALAH दोनों को मिला के लिखा जाता है AX। मैंने बोला ये 8 बिट के हैं, तो देखो 0 to 7 एंड 8 to 15 लिखा हुआ है, एंड इसको एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज बी रजिस्टर, जिसको हम बेस इंडेक्स रजिस्टर बोलते हैं। इनको नाम दे दिया है बस, ठीक है। CX को काउंट रजिस्टर बोलते हैं, DX को डेटा रजिस्टर बोलते हैं। SI DI मैंने बताया था सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, BPSP इज बेस पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर। इन सबको जनरल पर्पस रजिस्टर बोला जाता है। 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है जनरल पर्पस रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड फ्लैग रजिस्टर, ठीक है। सेगमेंट रजिस्टर में कोड सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट लिखा है देखो, एंड डेटा सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट, ये 4 सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं। एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, जैसे मैंने बोला कि अपना 8085 में जो प्रोग्राम काउंटर था वही सेम काम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर करता है। फ्लैग रजिस्टर आपको मालूम ही है, कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो ये इसका 16 बिट का होगा, 16 बिट का रहेगा। इधर 8 बिट स्टोर होएगा बेटा, ये 8 बिट और यहाँ पे 8 बिट। तो फ्लैग हाई, फ्लैग लो ऐसा लिख सकते हो आप, ओके। इसमें ऐसा लिख सकते हो, फ्लैग लो, फ्लैग हाई, ऐसा, ठीक है। तो ये 16 बिट का फ्लैग रजिस्टर है। तो कमिंग बैक,
आई होप ये समझ में आ गई। ये एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ेगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। AX BX CX DX 4 रजिस्टर लाइन से पहले, जिसमें लो हाई दोनों लिखना है। देन सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर एंड बेस पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर। फिर सेगमेंट रजिस्टर में 4 आएगा, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड डेटा सेगमेंट, ये 4 आ जाएगा। एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज सेम एज द प्रोग्राम काउंटर, और यहाँ पे 16 बिट का होगा बिकॉज प्रोसेसर ही 16 बिट का है, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी 16 बिट का होगा। एंड फ्लैग रजिस्टर भी 16 बिट का होगा बिकॉज प्रोसेसर 16 बिट का चल रहा है। तो इसमें दो पार्ट होंगे, फ्लैग लो एंड फ्लैग हाई। ओके, फ्लैग रजिस्टर का भी हमको क्वेश्चन आता है 8086 का, तो वो भी हमको करना होगा। ओके, सो इसका थियोरी देखते हैं, सपोर्टिंग थियोरी। इट कंसिस्ट ऑफ 3 रजिस्टर ग्रुप, देखा हमने 3, एक तो जनरल पर्पस, फिर स्टैक फिर सेगमेंट रजिस्टर्स थे, एंड लास्ट में इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड फ्लैग। तो एग्जाम में भी सेम लिखना है, एक्स्ट्रा थियोरी कुछ नहीं लिखना है, जो मैंने लिखा है वही एग्जाम में लिखो, फुल मार्क्स मिल जाएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ x86 फैमिली। तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 रजिस्टर ग्रुप्स। पहला है, द फर्स्ट ग्रुप कंटेन्स 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स। कौन से है वो? A B C D SI DI SP एंड BP, बेस पॉइंटर। AL BL indicates lower bytes, AH BH indicates higher byte. Okay, the full 16-bit registers are defined as AX BX CX and DX, where X stands for extended version, यहाँ पे X का meaning extended। SI stands for source index, DI stands for destination index, BP stands for base pointer, SP stands for stack pointer। Registers are always treated as 16-bit, ये सब 16-bit के हैं। These are pointer registers because they are used to point location within a segment। जैसे मैंने आपको बोला था कि बेस पॉइंटर की मदद से हम पूरे स्टैक सेगमेंट के कोई भी दूसरे लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए इनको पॉइंटर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द सेकेंड ग्रुप ऑफ रजिस्टर इज द सेगमेंट ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स। इसमें 4 आते हैं। दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट। ऑपरेशन विद एक्सटर्नल मेमोरी, एड्रेस कंप्यूटेशन एंड डेटा मूवमेंट आर परफॉर्म्ड हियर। तो इसकी मदद से क्या क्या होता है? एक्सटर्नल मेमोरी के साथ का कनेक्शन, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर के बाहर मेमोरी होता है, तो मेमोरी से इंफॉर्मेशन लेने देने के लिए कौन काम में आते हैं? ये सेगमेंट ग्रुप। तो बोलो मेमोरी से लेन देन के लिए ये काम में आएगा। एड्रेस कैलकुलेशंस, एड्रेस भेजना पड़ता है ना डेटा बस पे, सॉरी एड्रेस बस पे, तो वो एड्रेस बस पे भी ये इसके वजह से भेजा जाएगा। एंड डेटा मूवमेंट, डेटा इन डेटा आउट, वो करने के लिए ये सेकंड सेगमेंट रजिस्टर्स का बहुत यूज है। एंड लास्ट द थर्ड ग्रुप ऑफ रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड फ्लैग रजिस्टर। इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। ओके, सो ये हो गया हम लोग का x86 फैमिली विथ 16 बिट। बट बेटा आपने नोट याद है 32 बिट का भी था उसमें, तो हमको 2 करना है प्रोग्रामिंग मॉडल, एक 16 बिट के लिए और एक 32 बिट के लिए। तो 32 बिट में कुछ ज्यादा नहीं होगा चेंजेस। देखो ये इतना सेम ही है, ये अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये पूरा सेम ही है। यहाँ क्या किया, EAX लिख दिया। E स्टैंड्स फॉर ये एक्सटेंडेड, इधर एक्स्ट्रा हम लोग ने डाल दिया ना, तो EAX, EBX, ECX, EDX। SI को एक्सटेंड किया, ESI, EDI, EBP, ESP। बाकी ये सेम है। फ्लैग रजिस्टर को भी एक्सटेंड कर दिया है, IP को एक्सटेंड करके EIP लिखा है। खाली 2 यहाँ पे है ना सेगमेंट रजिस्टर एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, GS एंड FS। ठीक है, बाकी का पूरा प्रोग्रामिंग मॉडल पहले जैसा ही है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खाली कैसा, ये 0 से 15 था, इसको 16 से 31 कर दिया है। ठीक है, क्योंकि टोटल 32 बिट है ना ये, तो 0 से 15 एंड 16 से 31 उसको एक्सटेंड कर दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सेम ही लिखा है मैंने, जितना हो सके थियोरी सेम ही लिखा है मैंने दोनों का। अगेन इट कंसिस्ट ऑफ 3 रजिस्टर ग्रुप्स, 3 रजिस्टर ग्रुप्स है इसमें। 8 जनरल पर्पस, सेम वैसा ही है। E इज फॉर एक्सटेंडेड लेंथ,
These registers are used to store data during computation. फिर उसमें सेकेंड ग्रुप के अंदर सेगमेंट डाल दिया है, इसमें दो एक्स्ट्रा ऐड हो गए, FS स्टैंड्स फॉर फाइल सेगमेंट एंड GS स्टैंड्स फॉर ग्राफिक सेगमेंट। ठीक है, दो सेगमेंट एक्स्ट्रा ऐड हो गए। एंड लास्ट थर्ड इज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड फ्लैग रजिस्टर। तो थियोरी वाइज ऑलमोस्ट सेम है, डायग्राम वाइज भी ऑलमोस्ट सेम है, तो डोंट वरी, बहुत इजी है, एक आएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। बस होने को आया टॉपिक ये। अभी हमको खाली फ्लैग रजिस्टर्स करने, ये दोनों का 16 बिट वर्जन एंड 32 बिट वर्जन का फ्लैग रजिस्टर्स करना है। ठीक है, तो ये फ्लैग रजिस्टर है बेटा 16 बिट के लिए, फ्लैग्स प्रोवाइडेड बाय 8086, या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8086। तो एक्सपेक्टेड क्या है कि ये आपको पहले बनाना होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, यू मतलब नॉट डिफाइंड, अनयूज्ड है। ठीक है, यू मींस एम्प्टी। ठीक है, तो समझो ना कि ये का यूज में नहीं आया। तो क्या क्या यूज में आ रहा है, ODITS ZAPC। ठीक है, ये भी बीच बीच में नॉट यूज है, देखो ये सब नॉट यूज में है, तो नॉट यूज पे क्रॉस कर दिया। ठीक है, नॉट यूज पे मैंने क्रॉस कर देता हूं, देखो। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही फ्लैग्स काम के हैं, और उसको याद रखने के लिए एक मैंने ट्रिक बनाया है, ODI टेस्ट सीरीज जैप क्रिकेट। ठीक है, ODI टेस्ट सीरीज जैप क्रिकेट, देखो ODI टेस्ट सीरीज ZAP जैप क्रिकेट, ऐसा आप याद रख सकते हो। ठीक है, सो आपको बहुत सारे फ्लैग्स इसमें मालूम है यहां तक के, देखो ये तो अपने 8085 का ही कॉपी पेस्ट है, 8085 का फ्लैग रजिस्टर मालूम है, तो बस कॉपी पेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 4 फ्लैग एक्स्ट्रा ऐड हो गए, ट्रैप फ्लैग, देन दिस इज इंटरप्ट फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग। नाम याद रखना है बेटा, मीनिंग की जरूरत नहीं है, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड ऑफ दीज 4 फ्लैग्स। अगर 4 मार्क के लिए बाई चांस आएगा, अगर आ गया, तो आप ये सब का मीनिंग लिख के आ सकते हो, इन सबको खाली स्टेट करके आओगे तो भी चलेगा। ये सब का मीनिंग हमने ऑलरेडी किया है 8085 में। ठीक है, तो देखो माइक्रो प्रोसेसर 8086 हैज 16 बिट फ्लैग रजिस्टर विद 9 एक्टिव फ्लैग्स, 9 ही एक्टिव फ्लैग्स है, एंड यू मतलब एम्प्टी, या फिर आप क्रॉस भी कर सकते हो वहां पे। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज इसी का 16 का 32 बिट वर्जन अभी, तो x86 का 32 बिट फ्लैग अगर बोला, वो लोग मेंशन करेंगे कि 16 बिट फ्लैग बनाना है कि 32 बिट, एंड ये वेरी रेयर है, ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता फ्लैग रजिस्टर्स का। प्रोग्रामिंग मॉडल, पेंटियम, ये सब और जितने प्रोसेसर अभी किए ना, उनका डिफरेंस बिटवीन, वो सब पूछा जाता है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन का मैं एक PDF सेंड करूंगा, उसमें सब डिफरेंस बिटवीन सब कुछ है, वो करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे यहाँ तक सेम है, ODI टेस्ट सीरीज जैप क्रिकेट। ठीक है, और उसके पहले के लिए आपको कोड बनाना पड़ेगा, मैंने नहीं बनाया फ्रैंकली, आप लोग बना सकते हो इसके लिए कोड, और ये सब मैंने इसका मीनिंग लिख दिया है। तो आप लोग को खाली, जैसे AC का मीनिंग है यहाँ पे, AC इज दिस अलाइनमेंट चेक फ्लैग। ठीक है, VM का मतलब होता है वर्चुअल मोड फ्लैग। तो ये क्योंकि जनरली एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं रहता है, तो इस पे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस, आपने ये क्वेश्चन छोड़ भी दिया तो भी चलेगा, बट सेफर साइड अगर कर सकते, क्योंकि आधा तो सेम ही है, खाली इसके पहले का आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, और उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा मैंने थ्योरी लिखा हुआ है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का होता है, जिसमें 5 फ्लैग होते हैं 0 to 7। 8086 या उसके बाद वाले वर्जन में 16 बिट का होता है, जिसमें 8 to 11 बिट्स का ज्यादा इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, एंड रिमेनिंग बिट्स आर अनडिफाइंड। जैसे हमने वो किया ODI टेस्ट सीरीज जैप क्रिकेट, उसके अंदर क्या था बेटा कि एक्स्ट्रा बिट आ गए ना, जैसे ये तो इसमें 5 ही फ्लैग थे, लेकिन उसके अंदर फ्लैग्स बढ़ गए हैं। देन 80286 हैज 16 बिट फ्लैग, बट 12 to 14 बिट्स आर एडेड, थोड़े और बिट्स ऐड कर देते हैं,
एंड 32 बिट में 16 17th बिट भी ऐड हो गया था, ठीक है। 80486 हैज 32 बिट फ्लैग रजिस्टर विद न्यू 18th बिट, ठीक है। तो ये 18th बिट तक आ गया ये, उसके बाद में कुछ काम नहीं ले रहे, रिजर्व्ड है, बट ये 18 बिट तक आ गया। ओके, किसमें आ गया था स्टूडेंट्स? 80486। रिमेनिंग ऑल पोजीशन इन द फ्लैग रजिस्टर्स आर रिजर्व्ड, बाकी के काम में नहीं लिया जाता, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, फुल थियोरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहले जितने भी स्टार्ट के प्रोसेसर्स थे वो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, पेंटियम बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, प्रोग्रामिंग मॉडल 16 बिट एज वेल एज 32 बिट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड फ्लैग रजिस्टर का चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है। आप भी प्रीवियस 10 साल में देखोगे तो फ्लैग रजिस्टर, 10 पेपर्स में देखोगे तो फ्लैग रजिस्टर्स 8085 का पूछते हैं, 8086 का नहीं पूछते, ठीक है। सो स्मॉल टॉपिक, लेस वेटेज, आप इसको 3-4 घंटे बैठोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय।